चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसकी क्लास है वो अपन लेंगे। उसके लिए अपन ने जो पीपीटी तैयार की है उसके द्वारा अपन क्लास देंगे। तो 10th क्लास में वो लेसन नंबर 5 है जैव प्रक्रम, उसके अध्ययन है हम आज करेंगे। तो सबसे पहले होता है कि जैव प्रक्रम जो होता है वो होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो वे सभी क्रियाएं जो आपस में मिलकर शरीर के अंगों की मरम्मत तथा जीवों में अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, बहुत ही सरल डेफिनेशन है कि वे सभी क्रियाएं जो आपस में मिलकर शरीर के अंगों की मरम्मत तथा जीव में अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहा जाता है। अब वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो आपस में मिलकर शरीर के अंगों की मरम्मत करती है और अनुरक्षण का कार्य करती है। तो वो क्रियाएं हैं जैसे पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिवहन आदि क्रियाएं हैं, वो जैव प्रक्रम के उदाहरण हैं। सबसे पहले कि पोषण है वह क्या होता है। तो पोषण की डेफिनेशन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोजन लेता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोजन लेता है और उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाती है। तो इसकी बहुत ही सरल डेफिनेशन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोजन लेता है और उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। भी पोषण है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वकोषी पोषण और दूसरा होता है विषम कोषी पोषण। तो पोषण दो प्रकार का हो गया, स्वकोषी पोषण और विषम कोषी पोषण। तो स्वकोषी पोषण की डेफिनेशन क्या होगी कि वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन, वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं, स्वकोषी पोषण कहलाता है। और इस प्रकार के जो जीव हैं वो स्वयं पोषी कहलाते हैं, जैसे हरे पौधे और कुछ जीवाणु, हरे पौधे और कुछ जीवाणु। तो स्वयं पोषी पोषण है, उसकी डेफिनेशन होगी कि वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, स्वयं पोषी पोषण कहलाता है। और इस प्रकार के जो जीव हैं वो स्वयं पोषी कहलाते हैं। उदाहरण हरे पौधे और कुछ जीव। इसके आगे अभी प्रकाश संश्लेषण कहते किसे हैं, तो इसकी डेफिनेशन है कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कर अपना भोजन बनाते हैं या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, वह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो हरे पादप जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हैं, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ये एक लवक होता है, हरित लवक होता है जो पादपों की पत्तियों में पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण
की क्रिया को संपादित करता है। तो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं? भोजन का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की यदि अपन समीकरण देखें, क्रिया देखें, तो 6 अणु जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं, प्लस 12 जो अणु होते हैं वो जल के होते हैं, और इनकी उपयोग से बनता है कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 तथा 6 अणु ऑक्सीजन के बनते हैं और 6 अणु जल के बनते हैं। ये जो समीकरण है ये प्रकाश संश्लेषण की समीकरण, जो कई बार परीक्षा में पूछी जाती है कि प्रकाश संश्लेषण की समीकरण को लिखिए, तो ये इसकी समीकरण है। पेड़ पौधे अपना भोजन है वो स्टार्च मंड के रूप में संचित करते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन है वो किसके रूप में? स्टार्च या मंड के रूप में संचित करते हैं। तथा यदि हम जंतुओं की बात करें, मानव की बात करें, तो जंतु अपना भोजन है, अतिरिक्त जो भोजन है वह ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। ये याद रख लेना कि पौधे अपना भोजन है वो स्टार्च मंड के रूप में, तथा जंतु अपना भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं, स्टोरेज करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश जो ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। चलो आगे चलिए। प्रकाश संश्लेषण की जो मुख्य घटनाएं हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, तो ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2-3 बार, तो इसे आप अच्छे से याद कर लेना। तो सबसे पहली जो घटनाएं हैं, वैसे तो प्रकाश संश्लेषण में मुख्यतः 3 घटनाएं घटित होती हैं, उनका एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम क्लोरोफिल है, उसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। सर्वप्रथम क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। दूसरी इसकी जो घटना है, क्रिया है, वो होता है कि इस प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। क्लोरोफिल द्वारा जो प्रकाश ऊर्जा अवशोषित की जाती है वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। साथ ही क्या होता है कि पानी का जो अणु होता है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। तीसरी घटना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसका कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। साथ ही ये एक पत्ती की जो अनुप्रस्थ काट है कि अनुप्रस्थ कांटे में पत्ती की संरचना कैसे होती है, वो ये डायग्राम है वो दिखाया गया है। और कई बार परीक्षा में ये पूछा भी गया है कि पत्ती की संरचना का, आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये देखिए, ये सबसे ऊपरी जो परत होती है वह मोटी क्यूटिकल की होती है। इसके नीचे ये आपके ऊपरी बाह्य त्वचा होती है, और ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे ये जो बड़ी बड़ी और गोल गोल कोशिकाएं हैं ये हरित न्यूट्रोफिल कोशिकाएं होती हैं, जिनमें ये ग्रीन कलर के हैं वो हरित लवक यानी क्लोरोफिल है वो भरे होते हैं। ये जो कोशिकाएं हैं वो ढीली व्यवस्थित होती है, इनके बीच में वायुकोश होते हैं। ये निचली जो बाह्य त्वचा है वो है, और निचली बाह्य त्वचा में ये रंध्र होते हैं जो 2 द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल द्वारा घिरी होती है। तो ये एक पत्ती की सामान्य जो आंतरिक संरचना है, अनुप्रस्थ काट की संरचना है, वो दर्शाई गई है। इसके बाद में मरुद्भिद पौधे हैं जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं।
वो रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्योंकि दिन के समय उनके रंध्र हैं वो बंद होते हैं। बंद क्यों होते हैं कि रेगिस्तान में वैसे भी पानी की कमी है, तो इनके जो रंध्र होते हैं वो बंद होते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल की हानि को रोका जा सके। तो जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जो जल हानि होती है उसको रोका जा सके, इसलिए दिन के समय इनके रंध्र बंद होते हैं, रात्रि में खुलते हैं। तो रात्रि के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, फिर दिन के समय उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो संपन्न होती है। चलिए आगे। अब रंध्र क्या होते हैं कि जो पत्ती की सतह पर, वैसे अधिकांश निचली सतह पर अधिक पाए जाते हैं स्थलीय पौधों के ऊपर, जबकि जलीय पौधे होते हैं उनकी ऊपरी सतह के ऊपर पाए जाते हैं, और कुछ समुद्रविद पौधे होते हैं उनमें ऊपरी और निचली सतह पर बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। हमें यहाँ केवल रंध्र क्या होते हैं उसके बारे में जानना है कि पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। यदि हम रंध्र के कार्यों की बात करें तो रंध्र के मुख्यतः दो कार्य हैं। पहला है गैसों का आदान प्रदान और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन। तो ये दो कार्य हैं रंध्र के। यदि अपन रंध्र की संरचना देखें तो ये रंध्र की एक सामान्य संरचना है जिसमें ये जो रंध्र है वो खुली अवस्था में है और ये अंदर रंध्र है वो बंद अवस्था में है। ये जो रंध्र है इसमें ये जो घेरा होता है ये दो द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरा होता है। ये द्वार कोशिकाएं हैं, बीच में रंध्र है और इन द्वार कोशिकाओं में हरे रंग के ये हरित लवक है वो भरे होते हैं। तो ये खुली अवस्था में रंध्र है, ये बंद अवस्था में रंध्र है। स्थलीय पौधे जो होते हैं, चलो बात करते हैं रंध्र का खुलना और बंद होना कि रंध्र कैसे खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं। तो रंध्र खुलते कब हैं कि रंध्र का खुलना और बंद होना जो द्वार कोशिकाएं हैं या गार्ड जो सेल हैं उनकी स्फीति अवस्था द्वारा नियंत्रित होता है। यानी रंध्र का खुलना और बंद होना ये जो द्वार कोशिकाएं हैं उन की स्फीत अवस्था के द्वारा नियंत्रित होता है। कैसे होता है वो देखिए। जब द्वार कोशिकाओं में पानी प्रवेश करता है तो वह स्फीत हो जाती है, फूल जाती है, जिसके कारण रंध्र खुल जाते हैं। और जब द्वार कोशिकाओं से पानी बाहर निकल जाता है तो वह सिकुड़ जाती है तथा रंध्र बंद हो जाते हैं। तो ये रंध्र का खुलना और बंद होना यह है द्वार कोशिकाओं की स्फीत अवस्था पर निर्भर करता है। अब हम बात करें कि स्थलीय जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्ची सामग्री है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो देखिए स्थलीय पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो जल की पूर्ति है वो जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण करते हैं। साथ ही जल के साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा और मैग्नीशियम जैसे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक अन्य आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण यानी निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में इसको लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वायुमंडल से प्राप्त की जाती है, वायुमंडल से ली जाती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब हम ये हो गया स्वयं पोषी पोषण में की बात आ गई कि वह पोषण जिसमें सजीव अपना पोषण है, भोजन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ी। प्रकाश संश्लेषण में रंध्र का जिक्र आया, पत्ती का जिक्र आया, प्रकाश संश्लेषण का जिक्र आया, उन सभी की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं विषम पोषी पोषण की। तो वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं वह पोषण
जिसमें जीव अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं स्वयं विषम पोषी पोषण कहलाता है, तथा इस प्रकार के जो जीव हैं वो विषम पोषी कहलाते हैं। आया समझ में? वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं विषम पोषी पोषण कहलाता है, और इस प्रकार के जो जीव हैं वो विषम पोषी कहलाते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है मृत जीवी पोषण। पहला प्रकार कौन सा है विषम पोषी का? मृत जीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं तथा भोजन का पाचन शरीर से बाहर करते हैं, जैसे कवक एवं बैक्टीरिया। तो नाम से स्पष्ट है मृत जीवी, अर्थात इसमें जीव है अपना भोजन जो होता है वो मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं और इस भोजन का पाचन अपने शरीर से बाहर करते हैं। एग्जाम्पल हो गया कवक और बैक्टीरिया। दूसरा विषम पोषी पोषण का प्रकार है परजीवी पोषण। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार के पोषण में जीव अन्य जीवित जीवों से बिना मारे भोजन प्राप्त करता है। इस प्रकार के पोषण में जीव अन्य जीवित जीवों से बिना मारे भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे जोंक है, फीताकर्मी है, अमरवेल है आदि। तीसरे प्रकार का जो विषम पोषी पोषण है वो प्राणी संपोषण, अर्थात इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में लेते हैं और भोजन का पाचन जो होता है वो शरीर के भीतर करते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम एवं मनुष्य। तो इन सब में जो पोषण है वह प्राणी सम प्रकार का पाया जाता है। अब यदि हम अमीबा में पोषण की बात करें तो अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है और इसमें प्राणी सम पोषण पाया जाता है। तो ये देखिए, ये अमीबा के द्वारा पोषण की एक विधि है। अमीबा में पोषण, इसमें क्या होता है कि अमीबा में के संपर्क में आने पर, यानी जैसे ही अमीबा के संपर्क में भोजन आता है तो अमीबा उसके चारों ओर कूटपाद बना लेती है। ये देखो कूटपाद है, पादाब है, सुडोपोडिया है, वो उसके चारों तरफ है, वो बना लेती है। और परीक्षा में प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अमीबा भोजन किसके द्वारा ग्रहण करती है, तो वो आते हैं कूटपाद। इसके द्वारा ग्रहण करती हैं कूटपाद के द्वारा। तो कूटपाद है वो भोजन को चारों ओर से घेर लेते हैं तथा भोजन रिक्तिका बना लेते हैं। देखो चारों तरफ से घेर के यहाँ पे खाद्य धानी बना ली उन्होंने, खाद्य रिक्तिका बना ली है। यह भोजन रिक्तिका लाइसोसोम से जुड़ जाता है जिसमें पाचक रस एंजाइम्स पाए जाते हैं। यहाँ पर जो इसमें अमीबा में लाइसोसोम पाए जाते हैं वो इस खाद्य रिक्तिका के चारों ओर जुड़ जाते हैं और पाचक रस है वो खाद्य रिक्तिका में स्रावित करते हैं। ये जो एंजाइम है वो भोजन का पाचन करते हैं तथा पचा हुआ भोजन कोशिका दरों में विसरण द्वारा आ जाता है तथा अपचित भोजन को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो अमीबा में ये पोषण की एक विधि है कि अमीबा में एक प्राणी सम प्रकार का पोषण पाया जाता है। जैसे ही भोजन इसके संपर्क में आते हैं तो ये कूटपाद द्वारा उसको घेर लेते हैं और खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। लाइसोसोम में वो खाद्य रिक्तिका से जुड़ जाते हैं और पाचक रस स्रावित करते हैं और पाचक रस और पाचक एंजाइम के द्वारा भोजन का पाचन हो जाता है और अपचित भोजन है वो शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार अमीबा में पोषण की विधि है वह बताई गई है। बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि अमीबा में पोषण का नामांकित चित्र बनाए, तो ये चित्र आपको बिल्कुल सरल है, वो आपको बनाना है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। कल से वापस इससे आगे का चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।